आइए दोस्तों बात करते हैं आज 22 अप्रैल दिन बुधवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस फ्रेश वीडियो में अपन जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के रूप में। सभी खबरें काम की हैं, सिलेक्टेड हैं, सभी सिलेक्ट करके लाई गई हमारी तरफ से। ये खबरें कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। सभी खबरों को देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल ही मत भगाएं और वीडियो पसंद आने पर इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए आए तो लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना आपका टाइम गवाए हुए सीधा ले चलते हैं आपको पहले अपडेट की तरफ। इसमें से पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे, लॉकडाउन के दौरान वरदान साबित हुई पीएम किसान गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कोविड-19 की महामारी से बचाव में लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों, खेतीहर मजदूरों और गरीबों के लिए सरकार को दो बड़ी योजनाएं जो है ना वो वरदान साबित हुई है। इन योजनाओं से किसान और खेतीहर मजदूरों के लिए बैंक खाते में जहाँ नकदी पहुँचाई गई, वही गरीबों के रसोई घर में मुफ्त का राशन पहुँचा दिया गया। इसके साथ ही कृषि संबंधी गतिविधियों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त करने देने से खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में एहतियात उपयोगों के साथ कृषि कार्यों की छूट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से बचाव के एहतियाती उपायों के साथ कृषि कार्यों को छूट दी गई है। इसी तहत ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत काम चालू करने की छूट दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संबंधी कार्यों के शुरू हो जाने से गरीबों के हाथ में नकदी आने लगी है। और वहीं बात करेंगे पीएम किसान में 8.89 करोड़ किसान खातों में 18,000 करोड़ रुपए भी जमा किए गए। आपको बताएं वर्ष 2019 में चालू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना से किसानों के खातों में जहां हर साल 4 महीने बाद 3 किस्तों में 6,000 रुपए जमा कराए जाने का प्रावधान है। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने 1.17 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया, जिसमें उसने किसानों के खातों में ताबड़तोड़ 2 किस्तों का पैसा डाल दिया। जायद की फसल के साथ खरीफ सीजन वाली किस्त भी उसे मिल गई। लॉकडाउन के शुरू होने के 24 मार्च से अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुल 8.89 करोड़ किसान के खातों में लगभग 18,000 करोड़ रुपए राशि जो है ना वो जमा करा दी गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 600 से पार, संक्रमितों की संख्या 19,000 के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 18,985 हो गई है। इसमें 15,122 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 2,260 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना वायरस से अब तक 603 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 1329 नए केस सामने आए हैं और 44 की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश के 61 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा 3 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया। इसमें एक नया जिला राजस्थान का प्रतापगढ़ शामिल हुआ है, जिसमें 61 ऐसे जिले हैं जिसमें पिछले 14 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के कुल 2,081 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 431 लोग ठीक हो गए हैं और वहीं 47 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के आज 67 नए मामले सामने आए। कुल कोरोना मामलों की संख्या 1552 हो गई है। प्रदेश में अभी तक कुल 80 मौतें हुई हैं। 148 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि आरबीआई ने दिए बैंक और एनबीएफसी को ये खास निर्देश, मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम पर है फोकस। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं भारतीय रिजर्व ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के लिए फंडिंग के जोखिम का रेगुलर तौर पर एनालिसिस करने का इंतजाम करने को कहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने केवाईसी अपने ग्राहक को जानो को लेकर गाइडलाइन में एक नया सेक्शन जोड़ा है। खबरों के मुताबिक नया निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आरबीआई ने कहा कि इसके तहत उसके नियंत्रण में आने वाली इकाइयां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को फंडिंग से जुड़े जोखिम की समीक्षा को तय समय पर करने की व्यवस्था करेंगी। साथ ही वे ग्राहक देश उत्पादों, सेवा और लेन देन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए इससे जुड़ी जोखिम को भी दूर करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाएंगी। इसमें कहा गया है कि नियंत्रित इकाइयां मनी लॉन्ड्रिंग और फंडिंग से जुड़े जोखिम का आंकलन करते समय क्षेत्र विशेष पर पड़ने वाला अगर कोई प्रभाव है तो उस पर खास तौर पर गौर करेगी। इस बारे में रेगुलेटर निरीक्षक समय समय पर उसने जानकारी साझा करते हैं। आरबीआई के अनुसार उसके द्वारा नियंत्रित इकाइयों को इंटरनल रिस्क और आंकलन पर अपना आकार, भौगोलिक मौजूदगी, गतिविधियों के जटिलता ढांचा को ध्यान में रखकर उसके मुताबिक करना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति भवन में कोरोना वायरस की दस्तक, 125 परिवारों को किया गया क्वारंटाइन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस समय की। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। अब कोरोना वायरस का दंश राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन में कोरोना का पहला मामला सामने आया, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 125 परिवारों को क्वारंटाइन होने की सलाह दी। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश भर को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन 2 की मियाद अब 3 मई को समाप्त
समाप्त हो रही है। लॉकडाउन होने के बावजूद देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 18,529 कल के थे और अभी जो मैंने आपको बताया 19,000 के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 592 से 603 हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 2081 हो गए हैं। इनमें से 47 लोगों की जान जा चुकी है और 431 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 1603 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं राजस्थान में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1576 हो गए हैं और 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। सोमवार की सरकार की ओर से कहा गया है कि देश में अब संक्रमण के मामले दोगुने होने की धीमी दर होकर 7.5 दिन हो गई है तथा एक पखवाड़े में 59 जिलों में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस बीच कुछ राज्यों ने अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को थमने के लिए लॉकडाउन की कुछ पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है। वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक ने दिल्ली की तरह 3 मई तक कोई ढील नहीं देने का फैसला लिया गया है और लॉकडाउन के प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हालत नाजुक, सर्जरी के बाद ब्रेन डेड होने की अटकलें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस समय की। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सर्जरी के बाद नाजुक हालात की खबर है। बताया जा रहा है कि किम को ब्रेन डेड हो गया है। उनकी मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी है। मंगलवार को आई एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को खुफिया जानकारी से पता चला है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सर्जरी के बाद गंभीर खतरे से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन का कार्डियोवास्कुलर की वजह से इलाज चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए किम जोंग की सर्जरी की गई थी, मगर इसके बाद उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का राजधानी प्योंगयांग के बाहर हयांगसान के एक विला में इलाज चल रहा है। किम जोंग उनको लेकर अटकलें और तेजी उस वक्त हो गई है जब वह देश के स्थापना दिवस और अपने स्वर्गीय दादा के 108वें जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में भी नजर नहीं आए। किम के दादा को 15 अप्रैल को ही जन्मदिन मनाया गया था। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले दिल्ली में मीडिया कर्मियों की होगी कोरोना जांच। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सरकार मीडिया कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच कराएगी। मुंबई में 53 मीडिया कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद केजरीवाल ने ये कहा कि उन्होंने दिल्ली मीडिया कर्मियों की जांच कराने के आग्रह वाले एक ट्विटर के जवाब में कहा है कि निश्चित तौर पर हम यही करेंगे। बहरहाल केजरीवाल ने इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया है। गौरतलब है कि मुंबई में 53 मीडिया कर्मियों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। पत्रकारों की एक एसोसिएशन के पदाधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह यहाँ आयोजित एक स्पेशल कैंप में मीडिया कर्मियों का परीक्षण किया गया था, जिसमें करीब 53 पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए गए और ये भी बताया कि ये आंकड़ा जो है ना बढ़ सकता है। टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद जगदाले ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट की संख्या उपलब्ध नहीं है, मगर करीब 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विनोद ने कहा कि इस आंकड़े के और भी ऊपर जाने की आशंका है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। इसके साथ तो देख पा रहे होंगे आप, गौतम बुद्ध नगर में नहीं थम रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले, 102 पर पहुंचा आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में प्रशासन की भरपूर कोशिश के बाद भी कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं रुक पा रहा है। प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को मिले आंकड़ों के मुताबिक अब जनपद में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है और पूरे जनपद में लोगों की स्क्रीनिंग भी जारी है। जिले में अब तक तकरीबन 13 लाख लोगों की स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक जनपद में कुल 102 मामले सामने आए हैं। इनमें से 43 लोग अब ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या फिलहाल 59 यानी कि 59 है। कोरोना के इन 59 मामलों में से 27 लोगों का इलाज शारदा हॉस्पिटल में चल रहा है, 15 संक्रमितों का इलाज जिम्स में चल रहा है और 14 संक्रमितों का इलाज चाइल्ड पीजीआई में चल रहा है। इसके अलावा 3 मरीजों का इलाज दिल्ली स्थित एम्स में चल रहा है। वहीं जिले में अब तक 441 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरह से पूरी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं सभी। जिले में अब तक 400 आइसोलेशन बेड और 2883 क्वारंटाइन बेड की व्यवस्था भी की जा चुकी है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, हर किसान को साल में 24,000 रुपए देने की उठने लगी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, किसान संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कोरोना व लॉकडाउन के संकट से उभरने के लिए सरकार ने 20 सूत्रीय मांग की। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत को मजबूत करना बहुत जरूरी है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 24,000 रुपए प्रति वर्ष करने की मांग की है। सिंह ने कहा कि किसानों के सभी कर्जों किस्तों की अदायगी 1 साल के लिए सस्पेंड की जाए। कच्चा तेल काफी सस्ता हो गया है, इसलिए कृषि प्रयोग वाले डीजल पर 100 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी मिले, 10 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोगुनी हो जाए। उन्होंने ये भी कहा। कृषि मामलों के जानकार सिंह ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोगुनी करके ब्याज दर सिर्फ 1% रखी जाए। अभी इसकी लिमिट 3 लाख रुपए है
और समय पर पैसा चुकाने पर 4% ब्याज देना पड़ता है। देश में करीब 7 करोड़ किसानों के पास केसीसी है और अन्य मांगे जिससे सुधरेगी किसान की स्थिति। देखिए, कच्चा तेल सस्ता होने पर रासायनिक उर्वरकों के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ ही पोटास और डीएपी खाद पर 25% की छूट मिले, ऐसा भी उन्होंने कहा। लॉकडाउन से किसानों की आमदनी गिर गई है, इसके लिए सरकार रबी की सारी फसलों की पूरी खरीद सुनिश्चित करे कि 250 रुपए से 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दे। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, इतने साल बाद रतन टाटा ने बताई अपने दिल की बात। इंजीनियर नहीं बल्कि ये बनना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, रतन टाटा ग्रुप के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी में से एक में सेमिनार में बताई अपने दिल की बात। रतन टाटा ने बताया कि वो कभी भी इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो तो असल में एक वास्तुकार बनाने में रुचि रखते थे। वास्तुकार नहीं बन पाने का उन्हें आज भी मलाल है। भविष्य के डिजाइन और निर्माण विषय पर हुई इस चर्चा के दौरान रतन टाटा ने कहा कि कोरोना वायरस के कहर ने शहर में आवास के संकट को उजागर किया है। मुंबई के लोग लाखों ताजी हवा और खुली जगह से महरूम है। बिल्डरों ने ऐसे स्लम बना दिए हैं जहां सफाई का इंतजाम तक नहीं है। हम वहां उच्च कोटि के आवास डिजाइन करते हैं जहां कभी झुग्गी झोपड़ियां थी। यह इस्लाम विकास के अवशेष की तरह है। हमें शर्म आनी चाहिए क्योंकि एक तरफ हम अपनी छवि अच्छी दिखाना चाहते हैं और दूसरी ओर एक हिस्सा ऐसा है जिसमें हम छिपाना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि बैंक मित्र के जरिए भी खाते से निकाल सकते हैं रुपए। एटीएम बैंक शाखा जाने से मिल सकती है मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यदि आपको अचानक रुपयों की आवश्यकता पड़े और आसपास कोई बैंक शाखा या एटीएम ना हो तो क्या करेंगे आप? घबराइए मत। ऐसे स्थिति में आप अपने आसपास के किसी भी बैंक मित्र के जरिए अपने बैंक खाते से 10,000 रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काफी मददगार है, जहाँ पर अपनी आसानी से एटीएम या बैंक शाखा नहीं मिल पाते हैं। अंगूठे की मदद से आप निकासी कर सकते हैं। देखिए, पेनियर वाई के एमडी और सीईओ आनंद कुमार बजाज कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम और पीओसी मशीनों की भारी कमी है। इसके अलावा इन क्षेत्रों की ज्यादातर आबादी ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल तरीकों को लेकर शहरी क्षेत्रों के लोगों के मुकाबले कम समझदार है। 6.50 लाख गाँव में से सिर्फ 30,000 गाँव में एटीएम की सुविधा है, जो कि सिर्फ 5% हिस्से के ही कवर करता है। पिछले साल सरकार ने उपयुक्त चिप और पिन के अभाव में 11.5 करोड़ अधिक डेबिट कार्ड या एटीएम कार्डों को अमान्य घोषित कर दिया था। ऐसे में अब इस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मद्देनजर इन कार्डों के मालिक इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र के जरिए अपने खाते से बैंक राशि से जो ना पैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने खारिज की विजय माल्या की याचिका। भारत प्रत्यर्पण पर रास्ता साफ, अभी प्रीति पटेल पर इनकी निगाहें। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। 2018 में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दी थी। इसके खिलाफ माल्या ने कोर्ट में अपील दाखिल की थी, तभी से ये मामला लंबित चल रहा है। इसे फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण का मामला वहीं की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास जाएगा, जो अंतिम फैसला लेगी। लॉर्ड जस्टिस स्टीफन एरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग को 2 सदस्यीय पीठ ने अपील खारिज की है। शराबी कारोबार करने वाले विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। माल्या ने ये कर्ज अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। मार्च 2016 में माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था, तभी से भारत की एजेंसियां माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने में जुटी हुई हैं। 2018 में ब्रिटेन की कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद माल्या के प्रत्यर्पण की उम्मीद जगी थी, लेकिन उसकी ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने के बाद मामला फिर से अटक गया है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।